हेलो स्टूडेंट। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्विटी की वैल्यूएशन हम किन तरीक़ों से करते हैं या क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। देखिए, इक्विटी की वैल्यूएशन क्या होती है। इक्विटी की वैल्यूएशन का सिंपल मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स की रियल वैल्यू को, उसकी जो रियल वर्थ है ना, उसको डिसाइड करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, राइट। अब ये जो रियल वर्थ या रियल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है वो कई बातों पर डिपेंड करती है ना, कि इक्विटी शेयर्स की रियल प्राइस है क्या। वो डिपेंड करती है किन बातों पे, उस कंपनी के एसेट्स पे, उनके अर्निंग्स पे, उनके डिविडेंड्स पे, और उस कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, इन बातों पे। तो जब हम इन सब का ध्यान रख के उस कंपनी की रियल वर्थ को, उस कंपनी की इक्विटी शेयर्स की रियल प्राइस को, फेयर प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इक्विटी की वैल्यूएशन करना। इन डिटेल हमने इसे प्रायर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, जहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये सब भी समझा हुआ है, कैसे हम क्यों ये वैल्यूएशन करते हैं, कि इसके बेसिस पर डिसीजन कैसे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के जो तरीके हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस कर रखी है, राइट। अब यहाँ पे इन मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे क्या क्या। पहला हो गया आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में दो चीज़ आती है, एक होता है हमारा कैश फ्लो बेस्ड मॉडल और दूसरा होता है डिविडेंड बेस्ड मॉडल। कई जगह पे, कई बुक्स में आपको सिंपली मिलेगा कि एक डिविडेंड बेस्ड मॉडल हो गया, एक आपका अर्निंग बेस्ड मॉडल हो गया, एक कैश फ्लो बेस्ड मॉडल हो गया, राइट। इनफैक्ट ICICI भी इसी तरह से 3 मॉडल्स को एक्सप्लेन करती है। पर इसके अलावा भी आप NAV अप्रोच भी होता है, जैसे बैलेंस शीट मेथड कहते हैं या नेट एसेट्स वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसके थ्रू भी हम इक्विटी की वैल्यूएशन करते हैं, राइट। और लास्ट हमारा अर्निंग बेस्ड मॉडल तो होता ही है, जहाँ अर्निंग बेस्ड मॉडल में भी हम क्या करते हैं, गॉर्डन के, वॉल्टर के जो मॉडल्स है या प्राइस अर्निंग रेशियो है, उनके बेसिस PE रेशियो वगैरह होती है, उनके बेसिस पे हम इक्विटी की वैल्यूएशन करते हैं, मतलब मल्टीप्लायर अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं और इक्विटी की वैल्यूएशन करते हैं। सो मोटा मोटी देखा जाए तो आपको याद रखना है कि डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, जिसको हम डिस्काउंट करके करते हैं, इसीलिए डिस्काउंटिंग टेक्निक कहते हैं। इसी तरह कैश फ्लो को भी डिस्काउंट करते हैं, इसलिए डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर आ जाता है, ठीक। अर्निंग बेस्ड मॉडल और NAV 3 इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो बात करने वाले हैं किसकी, डिविडेंड बेस्ड मॉडल की, ठीक है। डिविडेंड बेस्ड मॉडल बेसिकली कैसे होता है, देखिए डिविडेंड बेस्ड मॉडल का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे आप इक्विटी की जो वैल्यूएशन करने वाले हैं, इक्विटी की जो रियल वर्थ पहचानने वाले हैं, वो किसके बेसिस पे, उस कंपनी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोच पे। डिविडेंड क्या है उस कंपनी का, कितना है, उसके बेसिस पे आप उस कंपनी के शेयर्स की वर्थ पहचानने वाले हैं। क्लियर है। तो ये मॉडल क्या कहता है, कुछ एजम्पशंस आपको मानने पड़ेंगे इस मॉडल को अप्लाई करते वक्त। अब ये कहता है क्या है कि जब भी आप इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन डिविडेंड पे बेस्ड करते हैं, तो आपको जो एजम्पशंस मानने हैं वो क्या क्या हैं। पहली बात तो वो कंपनी हर साल एनुअली डिविडेंड पेड करती होगी, ठीक है। क्वार्टरली वगैरह की बात नहीं हुई है, हर साल वो एनुअली डिविडेंड पे कर रही हो, करना ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम डिविडेंड बेस्ड मॉडल को अप्लाई करेंगे, मतलब इसके बेसिस पे शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे। दूसरा, जो भी डिविडेंड आपको पे किया जा रहा है, जो फर्स्ट डिविडेंड आपको पे किया जाएगा, वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही पे किया जाता है, मतलब डिविडेंड आपको कब मिलेगा, ईयर एंड में मिलने वाला है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे वो फर्स्ट ईयर के एंड में किए जाएंगे, और उसकी जो प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, वो एक्स डिविडेंड प्राइस होगी, क्योंकि कम डिविडेंड कम प्राइस में क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो एक्स डिविडेंड प्राइस आपको रखनी होगी, सेलिंग प्राइस इक्विटी शेयर्स की। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ये एजम्पशन कहते हैं जिनके बेसिस पे आप डिविडेंड मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये डिविडेंड मॉडल में कैसे होगा वो चीज़ समझते हैं। देखिए, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है कि जो भी कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, इन इक्विटी शेयर्स को जो भी परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर, उनको फ्यूचर में इन शेयर्स के बदले डिविडेंड रिसीव होता रहेगा। आपको क्या करना है, उन डिविडेंड्स की जो फ्यूचर में आपको रिसीव हो गया, उसकी आज उसको डिस्काउंट करा के प्रेजेंट पे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही आपकी क्या हो जाएगी, शेयर्स की वैल्यू। अब जिस रेट पे आप इसको डिस्काउंट करते हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे हम KE कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, वो CAPM की हेल्प से होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, उसके बेसिस पे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि किस रेट से हम एक्सपेक्टेड है, इन्वेस्टर किस रेट से रिटर्न चाह रहा है, ठीक है, उसी रेट के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्काउंट करके लाते हैं। अब ये क्या कहता है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल कहता है कि आपको जब इसके बेसिस पे इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, तो पहले तो ये देखिए कि जो इन्वेस्टर है वो इक्विटी शेयर्स को क्या 1 साल के लिए होल्ड करके रखने वाला है, मतलब उसने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी शेयर्स को परचेज किया सिर्फ 1 साल के लिए, तो दैट इज सिंगल ईयर वैल्यूएशन, या उसने परचेज किया कि उसे लंबे समय तक रखेगा, कई सालों तक रखेगा। तो अगर वो कई सालों तक उस इक्विटी शेयर्स को होल्ड करके रख रहा है, तो डिविडेंड भी उसे कई सालों तक मिलने वाला है। तो अब
आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस कंपनी का जो डिविडेंड है वो ज़ीरो ग्रोथ बेस्ड है, मतलब डिविडेंड में कोई ग्रोथ ही नहीं है, या ग्रोथ तो है, बढ़ता तो है डिविडेंड पर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल उसे कहते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, क्या मल्टीपल ग्रोथ मॉडल है, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, मतलब कि जो आपके डिविडेंड मिलेंगे फ्यूचर में, कई सालों तक आप रख रहे हैं शेयर्स, आपको जो डिविडेंड मिलने वाले हैं कई सालों तक, वो अलग अलग रेट से मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अलग अलग सिनेरियो आपके सामने आएगा, आपने जिस भी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं उसके अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, और इन सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंगल ईयर वैल्यूएशन की। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स ने उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स को सिर्फ 1 साल के लिए होल्ड करके रखेगा और उसके बेसिस पे वो इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करना चाहता है। मतलब उसने सोचा है कि सिर्फ 1 साल के लिए इसे होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना कि बाय करे, सेल करे, क्या करना है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसकी रियल वर्थ को पहले फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब रियल वर्थ कैसे फाइंड आउट होगी, तो उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। चूँकि डिस्काउंटिंग है तो आपने KE क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपने जो डिविडेंड उसको फर्स्ट ईयर के एंड में रिसीव होने वाला है उस डिविडेंड को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आइए, और 1 साल बाद जब उसे सेल करेगा तो जिस प्राइस पे वो सेल करेगा उस प्राइस को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आइए, तो वो P0 जो है वो आज की प्राइस हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर शेयर्स की आज की प्राइस क्या रियल में होनी चाहिए, और आज ही वो मार्केट में किस रेट से, जो करंट मार्केट प्राइस इसे कहते हैं, वो किस रेट से ट्रेंड कर रहा है। अब दोनों को कंपेयर करिए और डिसीजन ले लीजिए। इज इट क्लियर, यही तरीका होता है। अब इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V0 D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। मतलब आपको ईयर एंड में डिविडेंड मिलेगा और ईयर एंड में आप अपनी जो शेयर्स हैं उनको सेल करेंगे, तो जिस भी प्राइस पे आप सेल करेंगे, तो जो फ्यूचर में आपको डिविडेंड साल के अंत में मिलने वाला है और जिस प्राइस पे आप सेल करने वाले, दोनों को आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करा के आज की वैल्यू पे ले आइए। आपको शेयर्स की रियल वर्थ, रियल प्राइस, फेयर प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे V0 या P0 क्या है, वो शेयर की वैल्यू है, रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू आप कह सकते हैं। D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, तो ईयर एंड पे जो रिसीव होने वाला है। P1 आपका एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर है, जो आप ईयर एंड पे साल के अंत में उसको सेल करेंगे, तो जिस प्राइस पे वो सेल होगा वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस आप है वो P1 हो गया। और KE इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, कि वो किस रेट से रिटर्न चाह रहा है, कि अगर वो इस शेयर को परचेज करेगा तो उसका एटलीस्ट इस रेट से रिटर्न मिलना चाहिए। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमारा सिंगल ईयर का वैल्यूएशन होता है। अब हम ना इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई शेयर है जिसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 80 रुपये, मतलब उस कंपनी का शेयर आज मार्केट में 80 रुपये पे ट्रेंड हो रहा है। नेक्स्ट ईयर वो कंपनी उस शेयर्स पे 4 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और साल के मतलब 1 साल के बाद जब आप उसे सेल करने जाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो उसकी जो शेयर प्राइस हो जाएगी वो 92 रुपीज़ हो जाएगी। अब जो इन्वेस्टर है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो जितना वो चाह रहा है वो 18% का है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की क्या वैल्यू होगी, एंड शुड इट बॉट एट करंट मार्केट प्राइस। तो क्या मुझे ये करंट मार्केट प्राइस पे परचेज करना चाहिए, क्या 80 रुपये के ये शेयर मुझे भी परचेज कर लेने चाहिए। मतलब उस कंपनी का पूरा सिनेरियो दे दिया कि अभी मार्केट में 80 रुपये पे सेल हो रहा है, तो अगर आप परचेज करेंगे तो 80 रुपये का परचेज होगा, और फ्यूचर में 1 साल के बाद 92 रुपीज़ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 92 रुपीज़ जाएगी, और आपको नेक्स्ट ईयर इसको 4 रुपये का डिविडेंड भी मिलने वाला है, 18% का रेट ऑफ रिटर्न जा रहा है। तो आप क्या इसको परचेज करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा। आप इसकी जब शेयर की रियल वैल्यू निकाल लेंगे आपको तुरंत डिसाइड हो जाएगा। लास्ट वीडियोस जो हमने बनाया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी बेसिस पे बताया गया है कि मार्केट प्राइस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल के आती है, दोनों को कंपेयर करके आप डिसाइड करिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे सामने D1 एक्सपेक्टेड जो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो 4 है, वो पता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में 18%, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो 0.18, 18 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.18 आ जाता है, राइट। और इसी तरह जो प्राइस है आपकी नेक्स्ट ईयर की वो 92 रुपीज़ है। सो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या कहता था कि भाई आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है और जिस प्राइस पे सेल होने वाला है, दोनों को ऐड करके आप उसको डिस्काउंट कर दीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 4 हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और प्राइस, सेलिंग प्राइस 92 है नेक्स्ट ईयर की, तो हमने उन दोनों को प्लस करके और डिस्काउंटिंग करेंगे किस रेट से, KE से, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो 1 प्लस 0.18 से, ठीक है। सो 96 डिवाइड बाई 1.18, 1 प्लस हो जाएगा तो 1.18 हो जाएगा, और फिर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81.36। इज इट क्लियर। अब देखिए
उस शेयर्स की रियल वैल्यू कितनी है, रियल वर्थ 81 रुपीज़ 36 पैसे हैं। क्लियर है। अब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। आपको पता है कि अगर जो रियल वर्थ है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आपने शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर वो ज़्यादा है किससे, करंट मार्केट प्राइस से, तो आपको परचेज़ कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। एक्चुअल उसकी रियल वर्थ बहुत ज़्यादा है और मार्केट में वो कम प्राइस पे ट्रेंड हो रहा है, कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में तो इस तरह के शेयर को परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस वापस अच्छी जाएगी। ठीक है। वहीं पे अगर V0 क्या है आपका, मतलब जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है और करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा तो यही वो टाइम है जब आपको उसको सेल कर देना चाहिए। अब इस सिनेरियो में आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, 81.36 है, और का मार्केट में वो ट्रेड कितने पे हो रही है, 80 रुपीज़ पे हो रही है, मतलब रियल में उसकी वैल्यू 81 है और ट्रेड हो रही है 80 पे, तो ये तो सही समय है कि इन शेयर्स को परचेज कर लीजिए, अंडर वैल्यूड है इस वक्त। इज इट क्लियर। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 1 ईयर होल्डिंग पीरियड का। अब नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल ईयर वैल्यूएशन, है ना। अगर आप कई सालों के लिए उस शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं तो हम कैसे उसकी वैल्यूएशन करते हैं। अब अगर आप कई सालों तक होल्ड करके रखेंगे तो वो कंपनी आपको डिविडेंड अलग अलग तरीके से दे सकती है। तो जैसे मानते हैं कि ज़ीरो ग्रोथ है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि ये ज़ीरो ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है हम उस इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन में यूज़ करेंगे, जहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसमें कोई ग्रोथ है ही नहीं। मतलब अगर उसने बोला कि वो 10 रुपये का डिविडेंड देगी तो चाहे जितने साल होल्ड करके रखो 10 ही रुपये का डिविडेंड मिलेगा। परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर वो फिक्स्ड है, वो कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। उसको बोलते हैं ज़ीरो ग्रोथ या नो ग्रोथ। तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है डिविडेंड पर शेयर आपको कितना मिल रहा है उसको डिस्काउंट करा दीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, P0 आपका वही वैल्यू ऑफ शेयर हो गया, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना है। अगर वो 10 रुपये दे रहा है तो चाहे जितने साल तक होल्ड करके रखेंगे वो 10 ही रुपये देगा। तो 10 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, 18% से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहे थे, 12% से चाह रहे थे, उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ज़ीरो ग्रोथ मॉडल हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मल्टी ईयर वैल्यूएशन में ही कांस्टेंट ग्रोथ। ये बहुत चीज़ें हो जाती हैं। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब समझिएगा, ये कांस्टेंट ग्रोथ की फॉर्मूला आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब ये कहता है कि आपकी जो कंपनी है जिनके शेयर्स आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना वो ग्रो तो करेगा। जैसे आज 10 रुपये है तो कल नेक्स्ट ईयर 11 होगा, नेक्स्ट ईयर 12 होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 13 होगा, तो ग्रो तो करेगा वो डिविडेंड, लेकिन हमेशा कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। मतलब जो परसेंटेज है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब 5% का ग्रोथ होगा तो हमेशा 5% का ही ग्रोथ होगा। डिविडेंड जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें 5% ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा उसमें फिर 5% ऐड हो जाएगा। तो ग्रोथ जो हो रही है, जो परसेंटेज में ग्रोथ है वो तो कांस्टेंट है, ग्रो कर रहा है पर कांस्टेंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। जीरो ग्रोथ में कहते कोई ग्रोथ ही नहीं थी, डिविडेंड जो इतना अमाउंट आपको मिलेगा वही अमाउंट आपको फिक्स्ड चाहे जितने साल तक होल्ड करो। पर यहाँ पे वो अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, आपको वो परसेंटेज फिक्स्ड हो जा रही है कि आपको हर साल की जो ग्रोथ मिलेगी वो इतने फिक्स परसेंटेज की मिलेगी, ठीक है। तो इसी को ना गॉर्डन फॉर्मूला भी कहते हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ग्रोथ का रेट होता है ना हमेशा वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम ही होता है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, उससे हमेशा कम ही होगा, ठीक है। तो ये गॉर्डन का फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, है ना। अब यहाँ पे D1 क्या होता है, D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब जैसे मतलब आज आपको मान लीजिए 5 रुपये मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आपको निकालना है नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड मिलेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो D0 मतलब आज जो मिल रहा है 5 रुपीज़, अब 1 प्लस वो ग्रोथ जो कह रहा है कि 5% का ग्रोथ हमेशा मिलेगा तो वो 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से D1 निकलता है। बात समझ में आ गई। तो आपका करंट का और उसमें फिर ग्रोथ का परसेंटेज ऐड कर दीजिए तो आपकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। तो D1 हो गया। इसी तरह हम D2 निकालेंगे, इस तरह D3 निकाल सकते हैं, इस तरह D4 निकाल सकते हैं। जितने भी साल के होंगे आप रखेंगे उतने साल के लिए आप ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे। जी क्या हो गया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, कि क्या आपको डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा, वो जो रेट होगा वो हमेशा रेट कांस्टेंट रहने वाली, याद रखिएगा। और KE आपको पता है कि इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि KE अभी जो आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें आपको KE ऑलरेडी गिवन रहेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन रहेगा, लेकिन KE आपको निकालने को भी देता तो CAPM
मॉडल जो आपने पढ़ रखा है, CAPM मॉडल के थ्रू ही आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। CAPM मॉडल का क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन, जिसके बेसिस पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होती है, जिसमें हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस RM माइनस RF और बीटा से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी फॉर्मूले से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर नहीं दिया है तो आप इस CAPM से निकालेंगे, अगर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपके लेवल पे दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप वैल्यू, जो शेयर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी ईयर पे, क्योंकि मल्टी ईयर है तो 5th ईयर पे, 4th ईयर पे, 2nd ईयर पे, 3rd ईयर पे, किसी भी ईयर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2nd ईयर की वैल्यूएशन करनी है इक्विटी शेयर्स की, तो आपको क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो 3rd ईयर का होगा वो डिवाइडेड बाई KE माइनस जी कर देंगे, है ना। और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 3rd ईयर का होगा वो कैसे निकलेगा, 2nd ईयर के डिविडेंड में आप ग्रोथ का परसेंटेज ऐड कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि लास्ट ईयर जो डिविडेंड आपको मिला वो 3 रुपीज़ पर शेयर था इन्वेस्टर का, ठीक है, मतलब इतना कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ग्रोथ मानी जा रही है 10% की पर एनम की। इन्वेस्टर कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सोच रहा है, 16% का एक्सपेक्टेड है उसको। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर टू द इन्वेस्टर्स को रियल वैल्यू क्या होगी उस शेयर्स की, इफ़ करंट मार्केट प्राइस इज 52 शुड इट बी बॉट। तो अगर 52 रुपये अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है और ये सिनेरियो है उस इक्विटी शेयर का, तो क्या उस शेयर्स को परचेज करना चाहिए। तो सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास आज D0 अवेलेबल है जो कि 3 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। KE हमको पता है 16%, तो उसको डेसिमल में कर लिया 0.16। आपको ग्रोथ पता है 10% का कांस्टेंट ग्रोथ है ना। तो 10% का ग्रोथ मतलब डेसिमल में कर दिया 0.10 हो गया। देखिएगा जी हमेशा एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम ही हो रही है, देख रहे हैं ना, 10% और 16%, क्लियर है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला हमको पता है कि हमारा कैसे होता है, D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी करना है आपको, ठीक है। अब D1 कैसे निकलता था कि D0 में वो जो ग्रोथ परसेंटेज है उसे ऐड कर देना है, तो कैसे होगा आपका ये D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई KE माइनस जी, है ना, इसी से हमारी शेयर की वैल्यूएशन निकल आएगी। तो अब D0 कितना है 3 रुपीज़, 1 तो 1 है, 1 को ऐड करना है, और ग्रोथ कितना है 0.10, ठीक है। और KE हमारी कितनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.16, उसमें से माइनस कर देंगे हम ग्रोथ का परसेंटेज। सो हमारा कैसे निकल के आ गया, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 1.10 डिवाइड बाई 0.06 आ जाएगा। तो 3.30 को डिवाइड कर दिया 0.06 से, वैल्यू कितनी आ गई 55 रुपीज़ आ गई। तो उस पर्टिकुलर शेयर्स का जिसका सिनेरियो ये गिवन है उसकी रियल वर्थ कितनी है 55 रुपीज़ है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैसे लेंगे, आपको पता है, रूल पता है, रूल क्या कहता था भाई कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से तो परचेज कर लीजिए, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है करंट मार्केट प्राइस से तो बाय मत करिए, बल्कि अगर रख रखा है तो सेल कर दीजिए, है ना। तो अभी इस सिनेरियो में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, 55 रुपीज़ है, रियल वर्थ कंपनी की 55 है और वो अंडर प्राइज्ड है, मार्केट में वो कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, 52 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो सही समय है इस पर्टिकुलर शेयर को परचेज करने को, क्योंकि आपको सस्ते में मिल जा रहा है, शेयर की जो रियल वर्थ है वो 55 है और अभी 52 में मिल रहा है, तो ये सस्ते में मिल रहा है, इस वक्त परचेज इसको कर लेना चाहिए। इज इट क्लियर, यहाँ तक हो गया बात। ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी तरह जिस भी ईयर का करना होगा आप इसी तरह कर सकते हैं, D2 D3 D4 या जिस भी V4 V3 V2 V1 जो भी ईयर का आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी होगी आप ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी ईयर में ही मल्टीपल ग्रोथ रेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए मल्टीपल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर है ना वो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। ऐसा कहना मुश्किल है ना कि हमेशा 10% का ही कांस्टेंट ग्रोथ होगा, बल्कि ये ज़्यादा सही लगता है कि कुछ साल तक 5% मिला, फिर कुछ साल बाद 6% मिल रहा है, कुछ साल तक 7% मिला, इस तरह से, या कुछ साल 5% मिला फिर कंटिन्यू 6% मिल रहा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसा समझिएगा कि अगर इन्वेस्टर एस्टिमेट करता है कि जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो 10% रहेगा 3 सालों के लिए और 3 साल के बाद वो 6% से ग्रो करेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 साल तक तो कांस्टेंट ग्रोथ हो गई और 3 साल के बाद चेंज हुआ परसेंटेज, 10% की जगह 6% का ग्रोथ होगा उसके आगे आने वाले साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा
जो फर्स्ट ग्रोथ रेट आपका जो G1 होगा वो 10% का होगा और जो सेकंड ग्रोथ रेट होगा G2 जो आपका होगा वो 6% का होगा। इसी को बोलते हैं टू स्टेज मॉडल, याद रखिएगा। इसको टू स्टेज मॉडल भी कहते हैं, टू स्टेज ग्रोथ मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और हमारा आता है कि जहाँ पे ग्रोथ रेट मान लीजिए 10% है 3 साल के लिए, फिर बोल रहा 8% रहेगा 4 साल के लिए, ठीक है, मतलब 4 और 6 साल, 4 से 6 साल तक के लिए 8% रहेगा और 7th ईयर से 5% का ग्रोथ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 ग्रोथ मॉडल्स आ गए, तो इसे 3 स्टेज मॉडल कहते हैं। G1 आपका आ जाएगा 10%, G2 आ जाएगा 4 to 6 ईयर के लिए 8% और G3 आपका आएगा 5% 7 ऑनवर्ड्स के लिए। इज इट क्लियर? तो जब इस तरह से आता है सिनेरियो, इस तरह की इक्विटी शेयर्स हैं, तो हम उनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। जैसे मैं यहाँ पे ना जो टू ग्रोथ मॉडल है, टू स्टेजेस मॉडल, उसके कुछ स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। जो पहला एग्जांपल है ना टू स्टेज मॉडल का, उसी के बेसिस पे आप इसको समझिएगा। सबसे पहले में क्या करना पड़ता है कि जो ग्रोथ आपकी एक्सपेक्टेड है G1, है ना, जितने ईयर के लिए एक्सपेक्टेड है, पहले आप वो कैलकुलेट कर लो, है ना। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में ही देखिए, आपको 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी 3 साल के लिए, तो आप क्या करेंगे, D1 कैलकुलेट कर लेंगे, D1 के बेसिस पे ही D2 कैलकुलेट हो जाएगा, D2 के बेसिस पे ही D3 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह 3 साल का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब D3 तक का हो गया, अब D4 तो आपका कैसे होगा, D4 परसेंटेज ग्रोथ का बदल जाएगा। तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको D4 कैलकुलेट करना है। पर D4 कैसे कैलकुलेट होगा, जो D3 आपका होगा, है ना, मतलब 3rd ईयर तक आपको जो डिविडेंड मिला होगा उसी में तो ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ का जो 8% आप 6% आपको जो मिलने वाला है वो एड ऑन होगा। तो D4 आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब D3 प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेट, जो सेकेंड वाला ग्रोथ रेट है उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लेना है। और इसी तरीके से D4 आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, D3 के बेसिस पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में जो बताया, आप देखिए कि आपका D3 जो आएगा, अब 1 + 0.6 कर देंगे क्योंकि ग्रोथ 2 क्या है, 6% का है। तो इस तरीके से आप D4 भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपका ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, आपके सारे डिविडेंड कैलकुलेट हो गए, D1 D2 D3 और D4, मतलब सारे डिविडेंड आपके कैलकुलेट हो गए। अब आपको क्या करना होगा, D4 का यूज़ करते हुए, ग्रोथ रेट का जो सेकेंड ग्रोथ रेट है उसका यूज़ करते हुए आपको V3 3rd ईयर पे जो शेयर्स की वैल्यूएशन होगी उसको कैलकुलेट करना होगा। उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, D4 डिवाइड बाई KE - G2, ठीक है। अब आपको क्या, जब आप ये सब कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, D1 की, D2 की, D3 की और V3 की। इज इट क्लियर? तो आपको बेसिकली D4 किस लिए चाहिए था, आपको D4 चाहिए पड़ा क्योंकि आपको V3 कैलकुलेट करना था, 3rd ईयर में शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और आपको पता है कि शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जो डिविडेंड होता है उसके पहले साल तक का डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे किया है। इज इट क्लियर? अब इसके फॉर्मूले की अगर बात करूँ कि करेक्ट फॉर्मूला कैसे दिखेगा, तो देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिखता है कि D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई 1 प्लस KE, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE जो किया है ये डिस्काउंटिंग किया है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग है ये। फिर इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी आपने कर लिया, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट सेकेंड ईयर का डिवाइड बाई 1 प्लस KE2। फिर इसी तरह जितने भी साल का वो गया है वो सब हो जाएगा। और फिर PN मतलब वो शेयर्स की जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको भी आपने डिस्काउंटिंग करा लिया। इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे ना तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाईटेक लिमिटेड है, ठीक है, वो 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था वो 2 सालों के लिए 12% का एक्सपेक्टेड था और 2 साल के बाद 8% का ग्रोथ डिविडेंड में एक्सपेक्टेड है। टू स्टेज मॉडल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 18% की है। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर टू द इन्वेस्टर, शेयर्स की जो रियल वैल्यू है इन्वेस्टर के लिए वो क्या है। अगर करंट मार्केट प्राइस 62 है तो क्या इन्वेस्टर को इसे बाय करना चाहिए, डिसीजन दीजिए। सबसे पहले आपको सॉल्व करते वक्त ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। आपके पास D0 अवेलेबल है, 5 रुपये का डिविडेंड पिछले साल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब इसी में ग्रोथ रेट ऐड करते जाएंगे, D1 D2 D3 सब निकलता चला जाएगा। ग्रोथ रेट आपको पता है फर्स्ट 2 ईयर्स का 12% है, मतलब G1 आपका 12% है। फिर उसके बाद के ग्रोथ रेट क्या है, मतलब G2 आपका 8% का है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब KE जो है आपका वो 18% का गिवन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो जो डेटा गिवन है वो तो हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम करना चाहिए, हमें डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी चाहिए क्योंकि इसमें कई डिविडेंड मिलेंगे, D1 मिलेगा, D2 मिलेगा और D3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सिर्फ सेकेंड ईयर की वैल्यूएशन, शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए। V2 के लिए हमें D3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद रखिएगा,
ठीक है। तो हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि D0 मल्टीप्लाई बाई ग्रोथ रेट जो होगा 1.1 प्लस ग्रोथ रेट, है ना। तो अब D1 निकालिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 1.12, 2 साल तक 12% का था ना, तो 1.12, तो कितना आ गया 5.6। D1 का डिविडेंड मिल गया। अब ये डिविडेंड जो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको डिविडेंड मिला, अब जो ग्रोथ मिलेगा वो इसी 5.6 पे ही तो मिलेगा। तो हम जब D2 निकालेंगे तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 1.12 करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सेकेंड ईयर का डिविडेंड मिल गया 6.272। अब 2 साल तक 12% की ग्रोथ से मिला था, थर्ड ईयर ऑनवर्ड हमको 8% का ग्रोथ मिलना था, लेकिन थर्ड ईयर जो ग्रोथ मिलेगा डिविडेंड पे, वो डिविडेंड अमाउंट क्या रहेगा, वो हमारा सेकेंड ईयर के एंड का डिविडेंड रहेगा, दैट इज 6.272 पे ही हमको 8% का ग्रोथ मिलेगा। तो D3 जो हम निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, 6.272 मल्टीप्लाई बाई 1.08। सो हमारा D3 कितना निकल के गया, 6.77376, ठीक है। अब इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 6.8 कर लीजिएगा, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर होगी, हमको सारे डिविडेंड मिल गए। याद रखिएगा D3 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको सेकेंड ईयर की वैल्यूएशन करनी है, V2 निकालना है। तो V2 निकालने का चीज़ ही यही हो गया कि आपको D3 पता होना चाहिए, D3 पता होगा तभी KE माइनस G हम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो अब चलिए हम इसको करते हैं, स्टेप 3 में जाएंगे। हमको टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, जैसे बात मैंने आपसे कही ना कि हमको सेकेंड ईयर की प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि V2 या P2 इक्वल टू D3 डिवाइड बाई KE माइनस G, और D3 हमने निकाल लिया है 6.77376, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हमारा KE 18% का था, उसमें से हमने ग्रोथ 8% की जो है वो लेस कर दी। सो हमारा कैसे आंसर आ जाएगा ये। तो हमारी जो सेकेंड ईयर में उस शेयर्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 67.7376, या हम कहें 67.74, ठीक है। ये हमारी सेकेंड ईयर में उस शेयर्स की वैल्यूएशन आ जा रही है। लेकिन जब मल्टी ईयर रहता है तो हमें क्या करता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना होता है। तो हमारा स्टेप 4 क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करना होगा। सारे डिविडेंड जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करके लेके आइए। तो हम कैसे करेंगे, 5.6 डिवाइड बाई 1.18, ये तो पहले साल का है तो सीधा आ गया। सेकेंड ईयर वाला 6.272 डिवाइड बाई 1.18 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड ईयर का था, उसको डिस्काउंट करके 2 बार लेके आना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर जो था वो शेयर्स की वैल्यू होगी, था ना, शेयर्स वैल्यू V2 आपको निकल गया, P2 निकल गया, तो 67.7376 डिवाइड बाई 1.12, वो भी तो सेकेंड ईयर ही में ही मिलेगा, तो उसको भी हम डिस्काउंट करके लेके आएंगे। अब 1.18 का जो स्क्वायर है, अब डिस्काउंटिंग करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है 1.3924, मतलब आप डिवाइड कैसे करेंगे, 6.272 डिवाइडेड बाई 1.3924, 1.18 का स्क्वायर होता है। अच्छा, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेटर पे ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन हमने वीडियो बना रखा है, उस पर हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेटर की थोड़ी चीज़ दिखाई हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि कैसे TVM कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वीडियो है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। सो जब हम ये करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.746 प्लस 4.505 प्लस 48.65, तो हमारी टोटल करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी 57.90। कहने का मतलब इस तरह की जो शेयर्स दी गई थी, जो हाईटेक लिमिटेड का शेयर गिवन था, जो 5 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2 साल 12% देते, फिर 8% का डिविडेंड देते, 18% की एक्सपेक्टेड रेट थी, उस शेयर्स की जो रियल वर्थ है वो कितनी है, 57.90 है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमको पता है मार्केट प्राइस 62 गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, डिविडेंड वगैरह सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके सबको ऐड करके इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रूल्स हमें पता थे। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसलिए शेयर ओवर वैल्यूड है, तो हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए, इसको बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। रियल वर्थ उसकी कम है और मार्केट में बहुत हाइक है, मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे वो सेल हो रहा है, तो हम उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल की, क्लियर है। डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सबके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं। अब जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आप इसको समझिएगा, और बहुत शॉर्ट है भी है। कैश फ्लो बेसिकली मॉडल जो होता है वो क्या करता है, जो आपको मतलब जो कंपनी में आपको कैश फ्लो रिसीव होने वाले हैं,
ठीक है। स्टॉक्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, जो कैश फ्लोज आपको रिसीव होंगे, फ्री कैश फ्लोज, उनको जब आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो तो उसी को कहते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, है ना। आप प्रेजेंट वैल्यू पे किस बेसिस पे लेके आते हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है उसी से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो, उसी से डिस्काउंट कराते हो। तो जो फ्री कैश फ्लोज हैं, जब आपको जो आपको बीइंग एन शेयर होल्डर मिलने वाला है, उस कैश फ्लो को जब आप डिस्काउंट करके लेके आते हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे, तो उसी को कहते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, ठीक है। ये हम जनरली तब अप्लाई करते हैं जब वो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही होती है, तब हम उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैश फ्लो के बेस्ड पे। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इस मॉडल में जो हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, FCFE उसे बोलते हैं, वो उसी के बेसिस पे ही हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है। FCFE जो हम कैलकुलेट करेंगे उसी को डिस्काउंट करके लेके आएंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहती है कि एक शेयर होल्डर्स की एक्चुअल कैश क्या है जो वो रिसीव करने वाला है। सो FCFE होता क्या है, ये वो कैश अवेलेबल है शेयर होल्डर को जो सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के बाद मिलने वाला है। वो सारे एक्सपेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, डेप्ट वगैरह है उनका पेमेंट हो गया, अगर री इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए जो खर्चे वो सब हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, है ना, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, सब कुछ देने के बाद जो रियल में फ्री कैश, इसलिए तो बोला कि ये कैश प्योरली इक्विटी शेयर होल्डर्स का होने वाला है। तो जब हम उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करा के लेते हैं तो वही उस कंपनी, उस शेयर्स की वर्थ बन जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है। फॉर्मूला की बात करें तो देखिए FCFE डिवाइडेड बाई 1+KE, है ना, जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा, T इज द टाइम पीरियड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।